बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आज शहर दस्तूर में हम एक खुसूसी नशिस्त कर रहे हैं और वो खुसूसी नशिस्त है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला मुल्क है। इससे पहले हम देखते थे कि पूरी दुनिया में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता था, पाकिस्तान में भी मनाया जाता रहा है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा महसूस होता था और हमने देखा है कि वो सिर्फ दिन ही मनाया जाता था। लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मसले को फोकस किया है। ये बड़ा बुनियादी मसला है, किसी भी मुल्क के माहौल को बेहतर बनाना, वहाँ पे ग्रीन माहौल बनाना, ग्रीन इन्वायरमेंट बनाना। क्योंकि ये शायद हमें 2-4 साल की बात नज़र नहीं आती, लेकिन ये आने वाली नस्लों के लिए इन्वेस्टमेंट है। हुकूमत ने ये किस कदर किया है, हुकूमत किस कदर फोकस है, इन तमाम मामलात पर आज हम अपनी इस खुसूसी नशिस्त में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली जनाब मलिक अमीन असलम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इस खुसूसी नशिस्त में हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट करने जा रहा है। एक तो इसकी अहमियत हमें बताइए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और आप क्या समझते हैं कि जो आलमी सतह पर हमारे एग्रीमेंट्स हैं माहौलियात के हवाले से, हमने क्या कुछ किया है आपकी इस हुकूमत में जो गुज़श्ता 2-2.5 साल में हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आपका शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम में लिया। पाकिस्तान देखें, ये एक 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है और ये 1972 से हो रहा है। और ये सिग्निफाई करता है जो एनवायरमेंटल मूवमेंट दुनिया में स्टार्ट हुई थी वो 1972 में हुई थी, और उसी दिन को ये सिग्निफाई करता है। तो हर साल एक ऐसे मुल्क को चुना जाता है जो कि परफॉर्मेंस दिखा रहा हो माहौलियात के शोबे में। तो इस साल का जो इवेंट है उसमें बड़ी खसूसियत है। वो खसूसियत ये है कि वो ना सिर्फ इस दिन को सिग्निफाई करेगा, बल्कि वो एक ट्रिगर कर रहा है एक डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को। यानी कि 10 साल का एक विजन है जो कि दुनिया ने कलेक्टिवली उसको कबूल किया है, और अब ये दिन उसको स्टार्ट कर रहा है कि जी इस दिन से अगले 10 साल हम जो है वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पे लगाएंगे। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का मतलब हुआ कि हमने अपने माहौल के अंदर जो नेचुरल हमारे एरियाज़ हैं उनको हमने दोबारा ज़िंदा करना है। अगर हम अपने फॉरेस्ट को, अपने वेटलैंड्स को, अपने ग्रासलैंड्स को, जंगलात को तबाह कर सकें, तो अब टाइम आ गया कि हम उनको दोबारा ज़िंदा करें। क्योंकि अगर हमने अगले अगले 10 साल इनको दोबारा ज़िंदा ना किया तो फिर शायद हम खुद एज अ स्पीशीज़ ज़िंदा नहीं रहेंगे। ये साइंस भी कहती है, और वो कहते हैं कि अगले 10 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पाकिस्तान उस इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के डेकेड को भी स्टार्ट कर रहा है, और उसका बड़ा एक हाई लेवल इवेंट आज रात को लेट होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे हैं हमारे। लेकिन पाकिस्तान का जो इसमें खसूसियत है वो ये है कि पाकिस्तान ने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को एक टूल अपने मुल्क में बनाया हुआ है। हमने ये तहिया किया इमरान खान साहब की क़यादत में कि हम नेचर के साथ और माहौल के साथ हमने जंग नहीं लड़नी, हमने उसको अबूर नहीं करना, बल्कि हमने उसको अपना शरीक बनाना है डेवलपमेंट के अंदर। ये दो डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट हैं कि एक ये कि आपने नेचर को दबा के अपनी डेवलपमेंट करनी है, हर चीज़ को तबाह करके डेवलपमेंट करनी है, और एक ये है कि आपने अपने नेचर को अपना शरीक बनाना है। और इसको कहते हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, कि आपने नेचर के मसाइल हैं उसका हल भी नेचर में ही है। तो ये पाकिस्तान की फ़िलासफ़ी है एनवायरनमेंट की, और यही अब दुनिया की फ़िलासफ़ी बन चुकी है। जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात है वो यही बात है। तो पाकिस्तान ने इसमें केपी में जब हम थे तो हमने 1 अरब दरख्त लगाने का तहिया किया। उस वक्त भी बहुत बड़ा ख्वाब था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और वो हमने उसको मीट किया। और अब हम जब इस हुकूमत में आए हैं तो हमने 10 बिलियन ट्री का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये एक नया चैलेंज है ये आपके लिए, नया बिल्कुल चैलेंज अपने है, लिए। एक बहुत बड़ी ड्रीम है, और इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं, और उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है कि आप नॉर्थ में आप देखें तो आपके अल्पाइन फॉरेस्ट हैं, हिमालयन फॉरेस्ट हैं, उसके बाद आप आ जाएँ तो आपके प्लांटेशन फॉरेस्ट हैं, उधर आपने जंग लड़नी है टिम्बर माफिया से, इधर आपने जंग लड़नी है लैंड माफिया से, और उसके बाद अब चले जाएँ आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो कि दुनिया के वाहिद मैंग्रोव हैं पाकिस्तान के, जो कि 300% बड़े हैं, और वाहिद मैंग्रोव है जो कि दुनिया के बढ़ रहे हैं, बाकी हर जगह ख़त्म हो रहे हैं। ये जितने फोकस आप मलिक अमीन साहब आप हैं इस मामले पे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में भी कहा, ये क्यों कर पहले हमने इस पे इतना नहीं सोचा या हमने इस पे काम नहीं किया? क्या इसकी वजह ये भी है कि हमें इसका कोई शॉर्ट टर्म सियासी फ़ायदा नहीं मिलता, और ये एक आने वाले जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट है जो एक लॉन्ग टर्म होती है, इसलिए गुज़श्ता हुकूमतों ने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी? बिल्कुल यही वजह है इसकी, और यही वजह है कि जब एक आपके पास लीडर एक ऐसा आता है जो कि सिर्फ सियासतदान नहीं होता बल्कि एक स्टेट्समैन होता है, तो तभी आप ये मसाइल को देख सकते हैं।
और ये हमारे पास अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब में एक ऐसा लीडर है जो कि अपना और अगली जनरेशन का भी सोच रहा है। और ये अगर वो सोच ना हो तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि दरख्त के बारे में तो कहावत ही है कि लगाते तो आप हैं लेकिन फ़ायदा कोई और कमाता है उसका। इसीलिए इसको सदका जारिया भी कहा गया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बेलौस तरीके से करते हैं और इसमें कोई खुदगर्जी नहीं होती, या आप किसी और के लिए कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए ये विज़न जो है ये एक पाकिस्तान के फ्यूचर का और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी का विज़न है। और इसमें हम नेक नीति के साथ कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली है। अभी हमने अपना 10 बिलियन का भी जो पहला बिलियन था उसको हमने कंप्लीट किया और बिलियन 3 प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाया जाके। और बड़ी खुशी हुई कि जब हम उस जगह पे गए जहाँ पर हमने पहला अपना दरख्त बिलियन ट्री सुनामी का भी लगाया था। आप भी केपी से हैं, ये बगनियाल में जगह है वो। और फिर हमने दूसरा जब 10 बिलियन ट्री स्टार्ट किया तो तब भी वहाँ पे दरख्त लगाया था। ये जो आप बता रहे हैं और अल्लाह मलिक के साहब, वजह से दोनों 7-7 फुट, एक 5 फुट का और दूसरा 7 फुट का होता है। ज़बरदस्त। मलिक साहब, आप कोई मिसाल हमें दे सकते हैं कि आपने ये खैबर पख्तूनख्वा में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो कोई मिसाल हमें दे दें और हमारे नाजरीन को कि वहाँ पे जो फॉरेस्टेशन जंगल उगे हैं जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बहुत सारी मिसालें हैं। आप गड़ी चंदन देख लें जो पेशावर पेशावर से के, हाँ बिल्कुल वो पूरा एक जंगल सांगा मांगा के बराबर वो जंगल बन चुका है। आप डेरा इस्माइल खान में चले जाएं तो वहाँ पे 3-4 जगह पे, बन्नू चले जाएं, लकी मरवत, इन जगह पे बड़े जंगलात हैं, क्योंकि ये वो जगह थी जो कि आपके शायद डेवलपमेंट के दायरे से भी बाहर थी। तो ये जंगलात वहाँ पे लगे हैं जाके। अनफॉर्चुनेटली कई बार लोग जब फोकस करते हैं वो सिर्फ देखते हैं शहर में जंगल लगा कि नहीं लगा। तो शहर में वो सोफे पे बैठे हुए सामने जंगल ना नजर आए तो कहते हैं किधर है जंगल। ये जंगल वहाँ पे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जाके इनको देखा है, इनको चेक किया है, इनको सर्टिफाई किया है, और तब ये जाके पाकिस्तान को क्रेडिबिलिटी मिली है। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम हुआ है और इसीलिए इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर है पाकिस्तान के पास। ठीक है। और जब ये हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अब ज़ाहिर है मलिक साहब के पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई है, पाकिस्तान में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं और कितना फोकस है आपका उन फैक्टर्स की तरफ? देखें, पाकिस्तान के जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स नहीं जो बाकी दुनिया में। बाकी दुनिया ने ऐसी तरक्की की जहाँ पर उन्होंने धुएँ फेंके हवा में, कोयले को जलाया और फर्नेस ऑयल और तेल को जलाया, और उसकी वजह से उनकी एमिशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। पाकिस्तान की एमिशन तो 1% से कम है दुनिया की, लेकिन पाकिस्तान के फैक्टर्स आयरॉनिकली वो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग भी हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत सारे इकोसिस्टम से नवाजा हुआ है। और ये एक ऐसा मुल्क है जो कि स्टार्ट होता है 2000 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड से, K2 से, और फिर सतह समुद्र तक जाता है ये 2000 तकरीबन किलोमीटर्स के अंदर। तो इसके अंदर 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं पे भी है अगर इकोलॉजिकल जोन है वो पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद है। और इसके साथ साथ इसकी जियोग्राफी ऐसी है कि इसके नॉर्थ के ऊपर एक दुनिया का ख़जाना पड़ा हुआ है, वो जिसको आप थर्ड पोल कहते हैं। एक नॉर्थ पोल में है, एक साउथ पोल में बर्फ़ है, और तीसरी बड़ी बर्फ़ जो है वो हिमालयन जो ये है थर्ड पोल, इसको कहा जाता है। और लेकिन वो ख़जाना जो है वो अब पिघल रहा है। उस ख़जाने के ऊपर क्लाइमेट चेंज जो कि हमारी वजह से नहीं हुआ, दुनिया ने की वजह से हुआ है, उसके असरात हैं, उसके ऊपर प्रेशर है। और एक तखमीने के मुताबिक वो गरमाइश जो नॉर्दर्न एरिया में है वो तकरीबन 2 डिग्री ज़्यादा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो उसकी वजह से वहाँ पर ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं पानी हमारा ज़्यादा आता है और थोड़े दिनों में आता है। इसी के साथ साथ हमारे जो मानसून हैं वो भी उन्हीं 100 दिनों का पीरियड होता है जब पाकिस्तान पानी से भर जाता है। बिल्कुल। वो उन्हीं 100 दिनों में नॉर्थ से ग्लेशियर पिघल रहा होता है और साउथ से मानसून आपके जो है वो पाकिस्तान में एंटर हो रहे होते हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून की भी जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज होना शुरू हो गई है। मतलब उनमें वो ऐसे एरियाज में जा रहे हैं पहले नहीं जाते थे। हमारे 2 सैलाब इस वजह से आए पीछे के, मानसून जो है वो ये आपके नॉर्दर्न एरियाज में जाके बरसे। तो जब वहाँ पर बरसे तो वो पानी इतना इकट्ठा हुआ कि वो सैलाब आ गया। उसके बाद मानसून जो है उन्होंने अपना टाइमिंग शिफ्ट कर दिया है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर मुतासर हो रहा है। तो ये सारा कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के पास यही रास्ता है कि हमने इससे अडेप्ट करना है, हमने इसकी तैयारी करनी है। और उसके लिए सबसे अच्छा जो ज़रिया है वो दरख्त लगाना है, क्योंकि उससे आप एक तो माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। हीट वेव से बचने का बेहतरीन तरीका है। शहरों के अंदर आपका जो एक हीट आइलैंड इफेक्ट आ रहा है कि इतनी गर्माइश हो जाती है कि वो एक हीट आइलैंड बन जाता है, जिस तरह कराची में हुआ और 2000 वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
और उसके साथ फिर ये होता है कि जब वो हीट आइलैंड बनता है तो फिर वो हवा को खींचता है अपनी तरफ, ऊपर बादल बनते हैं और फिर एक क्लाउड बर्स्ट आता है और अर्बन फ्लडिंग आ जाती है उसके अंदर। तो ये इफेक्ट्स हैं और ये आई थिंक हमें दरख्तों की अफादियत जो है उसके ऊपर जोर देना है और हम दे रहे हैं पाकिस्तान में। इसके साथ साथ हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ को अपना बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपको बताया जो 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं, उसकी वजह से हमारे पास वो चीज़ें हैं हमारे जानवरों की वैरायटी में, परिंदों की वैरायटी में, प्लांट्स की वैरायटी में जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसको हमें बचाना है और इसलिए हमारे ये फोकस ये भी है कि हम नेशनल पार्क्स को अपने बढ़ाएं। हमने 50% बढ़ाए हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और तीसरा हमारा है रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये है जी कि ये जो सैलाबी रेला आता है आपका 100 दिन में, इसको हम ज़ाया ना करें। ये हम अभी तो हम फ्लश कर देते हैं अरेबियन सी में, इस पानी को हम इस्तेमाल करें, इसको डाइवर्ट कर दें उस वक्त इनटू आवर वेटलैंड्स। जो हमारे वेटलैंड्स हैं, मंचर लेक है, किंजर लेक है, अब बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, 14-15 वेटलैंड्स हैं जो कि वो वेटलैंड्स ख़राब हो रही हैं इस वक्त। तो अगर हम इस रेले को उसमें डाइवर्ट करें तो वो भी ज़िंदा हो जाएंगी, जिसको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं। और जब वो ज़िंदा होंगी तो हमारा एक्वाफर ज़िंदा हो जाएगा। हमारे पानी में सतह ज़मीन के नीचे जो पानी है वो ज़िंदा हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान की विजन है जो कि हमारे यानी जब तक छोटे या बड़े डैम्स बनते हैं उस वक्त तक इनको इस्तेमाल किया जाए। दे आर ऑल्सो सिमिलर टू डैम्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। सही। आपने प्रिजर्वेशन की भी बात की, इसमें हम फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन जो हैं ऑलरेडी उस पर भी बात हम कर सकते हैं, उस पर भी हम फोकस हैं, और वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन पे भी हम फोकस हैं, जैसे कि दोनों पे हैं, दोनों पे। और फिर तीसरा इसका बड़ा फायदा ये कि लाइवलीहुड्स, इससे लोगों की नौकरियां निकल रही हैं और नौकरियां उन इलाकों में निकली हैं जो इलाके शायद आपकी डेवलपमेंट के रडार पर ही नहीं आते। ये बिल्कुल विल्डरनेस में आउट ऐसे इलाकों में, जिस तरह अभी हमारे पास हमने ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इंशाल्लाह वो चलाएंगे भी, हमारे पास ऐसी फुटेज है। मतलब मैंग्रोव्स में बलूचिस्तान के वो इलाके जहाँ पर आपकी डेवलपमेंट अभी तक शायद पहुँची ही नहीं है, उधर ख़वातीन को नौकरियाँ इससे मिल गई हैं। केपी के अंदर हमने जब केपी का बिलियन ट्री किया था 5 लाख नौकरियाँ इसमें पैदा की थी। नर्सरी जो ग्रो हुई उसके अंदर लोगों ने घरों में, मानसेरा में और सवाबी में उन्होंने घरों में नर्सरियाँ बनाई, उन नर्सरीज़ के उनको पैसे मिले, उससे एक लाइवलीहुड उनकी स्टार्ट हुई। इसी तरह उसके बाद नर्सरी के गार्ड्स, बड़े जो सरकारी नर्सरीज थी उनके गार्ड्स बहुत सारे रखे गए। फिर फॉरेस्ट निगरान रखे गए कम्युनिटीज़ के, जिन्होंने फॉरेस्ट को बचाया और उनको नेचुरली रीजनरेट करने का मौका दिया, जो कि हमारे 10 बिलियन ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन गार्ड्स को नौकरियां मिली। फिर जंगलात में आग लग, अभी भी आप देख रहे हैं कि आग लग रही है। ये भी गर्माइश ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। कुछ जगह पे शैतानी भी होती है, लोग जान के लगाते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमने वो कम्युनिटी जो कि जंगलात में रहती हैं उनको हम इंशाल्लाह इसमें हम नौकरियां देना चाहते हैं। फिर नेशनल पार्क्स के अंदर हम इंशाल्लाह अभी एक नई नेशनल पार्क एकेडमी जो है उसको अनाउंस कर रहे हैं बलूचिस्तान ज़ियारत के अंदर, और उसी के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ट्रेनिंग होगी आपकी 4 से 6 हफ्ते की और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी नेशनल पार्क में। ये हम अपनी यूथ को देना चाहते हैं यहाँ पर, जो कि नेचर के गार्डियन बने पाकिस्तान में। ये उनकी ये सारा असासा हमारे यूथ का असासा है और हमने उन्हीं के हवाले करना है। और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को हमने इंशाल्लाह क्लीन एंड ग्रीन बनाना है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, और इसमें हमने ग्रीन जॉब्स पैदा करनी है। अच्छा, इसमें जब आप बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का जब आप शुरू में इफ्तिताह कर रहे थे और जब आगाज़ कर रहे थे तो सूबों को भी आपने ऑन बोर्ड लिया था। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब में है, बलूचिस्तान और सिंध ने भी इस पर बड़ा मस्बत तरीके से रिस्पॉन्ड किया आपको। बिल्कुल किया जी, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पोलिटिकली डिवाइसिव नहीं है, बल्कि हमारे इस प्रोजेक्ट का तकरीबन 30-35% जो टारगेट है वो सिंध में हम मीट कर रहे हैं, बिकॉज मैंग्रोव्स वहाँ पे हैं। जो इंडस डेल्टा है वो सबसे बड़ा दुनिया का एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंग्रोव्स मौजूद हैं, और चूँकि उधर पॉपुलेशन की इतनी रसाई नहीं है इसलिए वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अभी कल हमने एक रिपोर्ट लॉन्च की है ब्लू कार्बन के नाम से। ठीक। ब्लू कार्बन वो ख़जाना है जो पाकिस्तान में कभी वैल्यू ही नहीं हुआ था। ठीक। और हमारे पास है वो ख़जाना। और ये ख़जाना क्या है कि जब मैंग्रोव आप बचाते हैं तो मैंग्रोव हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ठीक। और उसकी एक वैल्यू है इस वक्त दुनिया में, और उन्होंने जो उसकी वैल्यू निकाली है तकरीबन 500-550 मिलियन डॉलर की निकाली है। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह अगर आप जब माहौल के अंदर और कुदरत के अंदर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको कुदरत पे बैक करती है वापस। और ये अभी अल्लाह ताला का निज़ाम एक है कि ये बेज़बान दरख्तों को और बेज़बान जानवरों को जब आप बचाते हैं तो अल्लाह ताला आपको वहाँ से ख़जाना देता है जहाँ पे आपको कभी तवक्को ही नहीं होती। मलिक साहब, ये सूबों की जब बात हुई तो
इस सवाल का मेरा बुनियादी एक ये भी मकसद था कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिस पे बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी रखने के, यानी तमाम सियासी जमातों के, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में चलें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमतें मुख्तलिफ हों, सियासी जमातें मुख्तलिफ हों, लेकिन बाज़ कुछ कौमी मफाद के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पे तमाम के तमाम लोग इत्तिफाक करते हैं। इस बात के बावजूद कि अपोजिशन आपकी ये कहती है कि आप हर मामले में चूंकि उनको ललकारते हैं, उनको कोसते हैं, सख्त बातें सुनाते हैं, इसलिए शायद वो आपके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठते। इस बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत से ऐसे कौमी मफाद के प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर उनको बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ आगे बढ़ाया जाए तो एक कौमी इत्तिफाक राय पैदा हो सकता है। आपके जी कमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए मेरे ख्याल में। और हमारा तजर्बा यही है कि हमने जो इसमें बिलियन ट्री में हमने, मुझे याद है वो वक्त जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सिंध में अपोजिशन की हुकूमत है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, उनको मैंने बताया जी, और हमारा मॉडल ये है कि आधे पैसे हम प्रोविंस देता है, आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के देता है। डिज़ाइन प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोविंस करता है, उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन वो करते हैं। तो एक हमने एक 2 वे मॉडल बनाया हुआ है। तो उनके पास मैं गया, उनको मैंने कहा कि जी ये इस तरह है और सिंध को हमें शामिल करना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी आप करें। और उनकी यही सोच थी कि ये ऐसा मसला है जो कि पाकिस्तान की बेहतरी और फ्यूचर का मसला है, और अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो हम बिल्कुल चलेंगे साथ। और अल्लाह के फजल से वो ठीक चल रहा है हमारा। उसके अंदर जो मॉडल है उसमें जैसे मैंग्रोव्स हैं, उनके अंदर हमारी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है। सिंध की गवर्नमेंट ने भी उसमें काम किया। और मेरे ख्याल में तो और कुछ होना हो, चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल सही। उस पर इकट्ठे हो जाना चाहिए सबको, जैसे कि वो क्योंकि ये ना हो कि कल हम ना हो, कोई और हुकूमत आ जाए, पीपल्स पार्टी की आ जाए, नून की आ जाए, किसी एमएमए की आ जाए, तो इन चीज़ों को रिवर्स कर दिया जाए। ये चीज़ें तो पाकिस्तान की बका के लिए हैं, अगली जनरेशन की हैं, तो ये चीज़ें चलनी चाहिए सस्टेनेबल। आने वाली नस्लों के लिए ये फ़ायदा है, बहुत बड़ी सरमायाकारी है आने वाले नस्लों के लिए। इसमें इंटरनेशनली हमारे इन कोशिशों को और जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको किस हद तक रिकॉग्नाइज़ किया गया है, मलिक अमीन साहब, अगर आप हमें वो बता दें। देखिए इंटरनेशनली तो इसमें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है, और वो देख रहे हैं पाकिस्तान में ना सिर्फ एक लीडरशिप है जो कि ग्रीन है, एक लीडर है जो कि इसका क्लियर ग्रीन विजन है। वो यूएन के फोरम पे जाएं या वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे जाएं तो वो यही बात करते हैं, लेकिन उनका ग्रीन विजन सिर्फ बातों तक नहीं है, वो अमली तौर पे करके दिखा रहे हैं और ग्राउंड पे करके दिखा रहे हैं। और वो चीज़ें वो हैं जो कि इंटरनेशनली उसको ऑडिट किया जा रहा है। मतलब WWF, IUCN, FAO, ये है वो कंसोर्शियम जो कि इसकी परफॉर्मेंस को ऑडिट करता है। वो देखता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो सच है कि नहीं, और जब वो बात करते हैं तो फिर दुनिया उसको मानती है। और कोई माने ना माने पाकिस्तान में, वो ज़रूर मानते हैं, दुनिया ज़रूर मानती है। और कल आप देखेंगे कि कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो बात करेंगे, पाकिस्तान की भी और दुनिया के चैलेंजेस की बात करेंगे, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। तो इससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मेरा नहीं ख्याल किसी प्रोजेक्ट को मिली होगी इंटरनेशनली जितनी इसको मिल गई है। और इतनी ज़्यादा मिली है कि ममालिक ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। इस वक्त बिलियन ट्री के नाम से इनिशिएटिव UK में स्टार्ट हुआ है, न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ है, अफ्रीकन ममालिक में स्टार्ट हुआ है, फिर हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने तो 10 बिलियन ट्री के नाम से मैं उसी की तरफ अभी आ रहा था कि वो जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था तो उसमें भी उन्होंने बड़ी उस हवाले से बात की। वो क्या मॉडल कॉपी करना चाह रहे हैं, हमारे तजुर्बात से सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान का एक विज़न है जो सऊदी अरब के लिए करना चाह रहे हैं। टूरिज़म की तरफ वो मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं, एक नया शहर आबाद करना चाह रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो क्या हम वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक, और यकीनी तौर पर उससे बहुत बड़े रोज़गार के मौके भी हमें मिल रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बाहर जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए थे और तो मेरी मुलाकात भी हुई मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और जब मैंने उनको रिसीव किया तो उन्होंने जब बताया कि ये क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर, उनकी पहला उनका जो रिमार्क था वो यही था कि ये वो एरिया जहाँ पर हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, इंशाल्लाह करेंगे, और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है। तो इसमें उनका भी फ़ायदा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने ये काम किया हुआ है, हमारा फ़ायदा है, हमारे इंशाल्लाह रोज़गार इसमें लग सकती है बहुत सारे लोगों की। और जो उन्होंने बात की है कि हम 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम 20 लाख यूरोप को और रोज़गार देंगे, तो उसमें बहुत बड़ा पोर्शन इसका होगा। और वो जो MOU जो कि सऊदी अरेबिया का हमारा कैबिनेट ने भी साइन कर दिया, ओके कर दिया था उसको, तो उनका परसों ही उनके एम्बेसडर आए हैं और उन्होंने ये खुशखबरी दी हमें कि
कि सऊदी रॉयल कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया है। अब इंशाल्लाह उसको जाके साइन करना और उसके बाद उसके वर्क प्लान बना के इस कोलैबोरेशन को आगे लेके चलना है। ठीक है, ज़बरदस्त। अब मलिक अमीन साहब आएंगे हम, चूँकि ये हम अब सिर्फ पीसेस एंड बिट्स में बात कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम आते हैं। अब पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये जो वापडा ने चंद दिन पहले एक ग्रीन यूरो बॉन्ड फ्लोट किया $500 मिलियन का, उसमें हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है। डैम्स की तामीर के लिए हमें ज़ाहिर है इब्तदाई तौर पे $50 करोड़ चाहिए। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है, गोया क्योंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ज़ाहिर है ये जारी हुआ, लोगों ने वहाँ पे बड़ा एतमाद का इजहार किया है। इसका हम क्या मतलब लें, और क्या हम अपने मुस्तकबिल में देख रहे हैं ग्रीन फाइनेंसिंग जो मार्केट है उसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी देख रहे हैं? बिल्कुल, ग्रीन फाइनेंसिंग की जो मार्केट है उसमें पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है, और इसलिए कि उस फाइनेंसिंग के 3 एस्पेक्ट हैं। एक तो ग्रीन बॉन्ड है जो कि हमने अब उसमें मार्केट में आए, और लेकिन जब हमने एंट्री किया तो जो हमने ये $50 करोड़ मार्केट में फ्लोट किए तो हमें $3 अरब की कोटेशन आ गई। मतलब ये कि 6 गुना ज़्यादा मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। उसकी वजह 2 वजूहत हैं। एक ये कि हमारी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उनको ये यकीन था कि अगर वापडा कह रहा है कि हम ये आप पैसे आपसे ले रहे हैं इतना वापस करेंगे तो वो कर देगा। और दूसरा ग्रीन कैपेबिलिटी थी कि अगर वो उन्होंने समझा कि अगर वापडा ये कह रहा है कि हम पैसे ये ग्रीन अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे लगाएंगे तो वाकई पाकिस्तान एक ग्रीन डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी है मार्केट। दूसरा हमारा ब्लू बॉन्ड के नाम से जो हमने आपको मैंने बताया कि जो साहिल के साथ साथ हमारे मैंग्रोव्स हैं उसकी भी हम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं ब्लू बॉन्ड के ज़रिए, वो भी इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। और तीसरा है नेचर बॉन्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कल जिसके लिए 3 ममालिक ने हमारे साथ उसके पे डायलॉग स्टार्ट किया है और उन्होंने सिग्नेचर किया है जॉइंट स्टेटमेंट पे, यूके, जर्मनी और कनाडा। ये दुनिया में पहला तजर्बा हो रहा है, और ये तजर्बा ये है कि ये ममालिक वो हैं जिनको पाकिस्तान डेट ओ करता है, इनको कर्जा हमने देना है, तो वो अपने कर्जे में इसमें माफ़ी कर सकते हैं अगर पाकिस्तान अपनी नेचर पे, माहौल पे परफॉर्मेंस क्वान्टिफाइबली दिखा सके। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन पहला तजर्बा है दुनिया का जो कि हो रहा है, और इसमें भी पाकिस्तान सबसे आगे है। तो ग्रीन फाइनेंसिंग में हम बिल्कुल चल रहे हैं आगे, और ये हमारा एक मैसेज भी होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट। और मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि हमारा अच्छा खासा शेयर होगा इसमें इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हमारे पास एक कमिटमेंट है और एक ग्राउंड पे परफॉर्मेंस है। ठीक है। अब डैम्स की जो तामीर है इस पे भी हुकूमत बहुत फोकस है, छोटे डैम्स, बड़े डैम्स, क्योंकि इसी वजह से तो ये इस बॉन्ड को भी फ्लोट किया गया। किस हद तक जो हमारे इस वक्त मसाइल हैं, क्योंकि पानी आता है फ्लड की शक्ल में बाहर निकल जाता है और लोगों को मुतासर करता हुआ जाता है, लेकिन इसमें बाज़ जगह फिर बहुत सी बातें आती हैं, लोग एतराज़ भी उठाते हैं। एक कंसेंसस पैदा करने के लिए एक 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 कम्प्रहेंसिव किस्म की अप्रोच क्या होगी हुकूमत की इन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए? देखिए, डैम्स के ऊपर तो ये पहली हुकूमत है जिसने आके वो मुख्तलिफ वजूहत के बिना पर डिले कर दिए जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने आके उस पर बड़े बोल्ड फैसले किए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब अब कह रहे हैं कि हम 10 सालों में 10 डैम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, और ये बड़ी ज़रूरत थी 1960s के बाद जहाँ पे ये काम रुका हुआ था। इससे आपको सस्ती बिजली भी मिलती है, और सबसे बड़ी बात आपको स्टोरेज मिलती है फॉर द वाटर जो आपने एग्रीकल्चर में यूज़ करना है। तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये ख़जाना मौजूद है। अब हम इसका फ़ायदा ना उठाएं। अगर हमारे पास जो पानी आता है हम उसका एवरेज 9 से 10% स्टोर करते हैं, दुनिया में ये एवरेज 40% है। अब पाकिस्तान में आपके पास जगह भी मौजूद हो, ऐसी ट्रेन भी मौजूद हो जहाँ पे ये काम हो सकता है, और फिर भी आप ना करें तो ये तो आप फिर अपनी नेमत को ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि, और ये भी एक ऐसा काम है जो कि एक हुकूमत ये वाली शुरू करती है, शायद अगली हुकूमत आपकी ना हो तो किसी और को फ़ायदा होता है उसका, लेकिन हमने कता नज़र से हमने ये पाकिस्तान के फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए इन पे फोकस भी किया है, इनके लिए पैसे भी रख रहे हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं, और इसके लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग लेकर आए हैं। ये ग्रीन बॉन्ड की फाइनेंसिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इन डैमों की फाइनेंसिंग मल्टीलैटरल बैंक्स नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, वो उन्होंने इंडिया ने इशू उठाया हुआ कि डिस्प्यूटेड एरिया, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो इसके लिए फिर हमें एक नई मार्केट ढूंढनी पड़ी, और वो अल्लाह के फजल से मार्केट हमें मिल गई है।
ये एक स्मार्ट डिसीजन था, मतलब ये टेक्निकल और बड़ा स्मार्ट डिसीजन ये था, बिल्कुल स्मार्ट कहा डिसीजन जा था, और सकता जब है नेक इसको। नीति के साथ आप आगे चलें तो डिसीजन स्मार्ट ही होते हैं इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि वो जाहिर है जब वर्ल्ड बैंक रिफ्यूज कर दे तो फिर आपको हाँ सोचना पड़ता हाँ, है, उन्होंने वैसे रिफ्यूज वैसे किया और डिप्रेशन और होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एग्जैक्टली सही है। अच्छा, ये अब मलिक अमीन असलम साहब, शहरों की तरफ अगर हम आए तो आपकी हुकूमत अर्बन फॉरेस्टेशन की भी बात कर रही है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो कब्जे की ज़मीनों का होता है। इन इन सारी चीज़ों को लेके उसमें आपका फोकस क्या है? देखें, बिल्कुल अर्बन एरिया में कब्ज़ा माफिया जो है उससे निबड़ना पड़ता है, बिकॉज कब्ज़ा माफिया जो है वो समझता है मुफ्त माल है, वो जाके जंगलों पे कब्ज़े कर लेता बिल्कुल। है और जंगलात को बढ़ने नहीं देता। तो वो कई जगह पे हमने किया है, बहुत हज़ारों कनाल हमने वागुजार कराई है। ठीक। अभी ये बल्लो की एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर ठीक। आई थिंक 4-3.5 हज़ार एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ था। अब वहाँ पे जाके देखें आप, फॉरेस्ट वहाँ पे बन चुका है जो कि चांगा मांगा के ज़बरदस्त। बराबर का है। और वो ज़मीन जो थी वो नस्ल दर नस्ल कब्ज़े चल रहे थे उनके, ठीक। सियासत इन्हीं कब्ज़ों के ऊपर होती थी। तो वो इस हुकूमत ने आके ख़त्म भी कराए। और फिर इंटरेस्टिंगली वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल ये हुआ कि वो लोग जो कि कब्ज़े वाले लोगों के लिए ज़मीन की वाही करते थे, उन्होंने शुरू में रजिस्ट किया कि उनकी नौकरी ख़त्म हो गई। फिर हमारे डिपार्टमेंट ने उन्हीं को गार्ड के तौर पे हायर कर लिया। ठीक। अब वो हमारी ज़मीन के गार्डियन बन गए हैं, ज़बरदस्त। इन्हीं जंगलात के गार्डियन उन्हीं बन गए उन्हीं हैं, के मुहाफ़िज़ बन उन्हीं गए के वो। मुहाफ़िज़ बन गए हैं। तो ये आपको इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, बट ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अर्बन एरियाज़ में कब्ज़ा माफिया से निबड़ना पड़ता है। हमारी जहाँ भी कब्ज़े की ज़मीन खाली होती है, अगले दिन हम फॉरेस्ट को फ़ोन करते हैं कि जाके दरख्त लगा दो ठीक। और उसको काबू कर लो। फूड सिक्योरिटी के हवाले से जब ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा अहम मामला है, जो जो ज़ाहिर है कि इन तमाम फ्लडिंग के साथ और इन्वायरमेंटल चेंजेस और क्लाइमेट चेंजेस के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मलिक अमीन साहब, हमने देखा है कि ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि इस बार गंदम की फसल अच्छी हुई, चावल की फसल अच्छी हुई, गन्ने की फसल अच्छी हुई, जिसने कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में। जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो 3.94 का फिगर दिया है, इसने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया। ये फसलें भी तबाह हो जाती हैं इन चेंजेस की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, इन तमाम मामलात की वजह से। ये भी फोकस में है, इन सारे मामलात के, इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर तो इसका बड़ा मुतासर होता है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो हैं उनको अगर बर वक्त खबर ना मिले बारिशों की, गर्मी की, और वो पुराने सीड्स इस्तेमाल कर रहे हो जो जो अडेप्टेड सीड्स ना हो, तो फिर उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती। तो हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, 5 साउथ पंजाब के हैं और 3 सिंध के हैं। वो पायलट कर रहे हैं इस चीज़ को कि वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएँ जो कि फार्मर को बर वक्त इतला दें जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक वो अपनी वाई को, पानी देने को, सीड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकें। तो वो इंशाल्लाह फिर हम पूरे पाकिस्तान में भी फैलाएंगे। और दूसरा, ये जो हमारी ग्रोथ हुई है 4%, इसका सबसे बड़ा जुज़ ही एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में इस हुकूमत ने, मेरे ख्याल में एक दिहाई के बाद कोई हुकूमत आई है जिसने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है। और हमारे फार्मर्स को एक इंसेंटिव दिए गए हैं जो कि उन्होंने फ़ौरन, क्योंकि एग्रीकल्चर में फ़ायदा ये होता है कि जब आप इंसेंटिव देते हैं तो आप एक क्रॉप के अंदर उसका फ़ायदा देख लेते हैं, मतलब 5 से 6 महीने के अंदर आपको उसका फ़ायदा नज़र आता है। और वो नज़र आ गया कि हमने जब अपने किसान को फ़ायदा दिया, उसको सब्सिडी दी, उसकी बिजली को कीमतों को कंट्रोल किया, उसको सीड में सब्सिडी दी, तो और उसको कोशिश की कि उसको, अब ये किसान कार्ड के ज़रिए कोशिश ये है कि मिलावट जो होती है पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइज़र में, वो उसको ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट किया जाए फार्मर को मार्केट्स के साथ। तो ये इंसेंटिव्स दिए तो हमारे फार्मर ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और हमें बम्पर क्रॉप्स दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये क्लाइमेट चेंज भी एक चैलेंज है फॉर द फार्मर, उसके लिए भी हम इंशाल्लाह बिल्कुल एक प्लान है हमारा और एक प्रोजेक्ट हमारा ऑनगोइंग है इन 8 डिस्ट्रिक्ट में, उसको फिर अपस्केल करें बाकी पाकिस्तान में। ठीक है मलिक साहब, अब ज़रा अगर हम ये क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की जब बात हम करते हैं, तो आपने देखा कि पिछले दिनों आपसे बात भी हुई थी एक प्रोग्राम में, पिछले दिनों आपसे मैंने ये सवाल किया था, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हमने कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया और फिर वहाँ से तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई, और ज़ाहिर है उससे कराची को भी फ़ायदा है। अभी हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि केई को 400 मेगावाट बिजली दी जाएगी ताकि कराची के इस मसले को भी हल किया जाए। ये जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, ये कितनी ज़रूरी है हमारे इस माहौल के लिए, और ये जो अभी जिसका इफ्तिताह हुआ है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का, क्या फ़ायदा होना है इसका?
ये देखें, ये ज़ीरो एमिशन एनर्जी है न्यूक्लियर की जो है, और कई ममालिक हैं जिन्होंने अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान जो हैं उसी पे बेस किए हैं। मसलन जापान एक मुल्क है जो कि कहता है कि यही हमारा क्लाइमेट एक्शन प्लान का, फ्रांस है जो ये बात करता है। तो पाकिस्तान के भी ये उस प्लान का हिस्सा है, और पाकिस्तान ने तो ये तैयार किया हुआ कि हमने 60% अपनी एनर्जी को क्लीन करना है बाय 2030, और 30% हमने अपनी ट्रांसपोर्ट को क्लीन करना है बाय ब्रिंगिंग इट ऑन टू इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इन दोनों चीज़ों में आगे जा रहा है। हम हाइड्रो पावर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर में एडिशन कर रहे हैं, सोलर और विंड के अंदर हमने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की हमारे पास पॉलिसी है जो कि अब ग्राउंड पे आ चुकी है। और इंशाल्लाह कल हम दिखाएंगे मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक रिक्शा, और इंशाल्लाह वो गाड़ी जो कि बहुत जल्द मेड इन पाकिस्तान होगी। ज़बरदस्त। और ये जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव रिपोर्ट, ये क्या है जो आप पेश करने जा रहे हैं? क्या इसमें ये जो ग्रीन, हम इसका यही मतलब लें कि ग्रीन इकोनॉमी का जो इस वक्त हमारी टोटल वेल्थ है उसमें हिस्सा? ये इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट जो है ये चेक करती है कि जो आपका नेचुरल कैपिटल है ठीक है, वो पिछले 20 साल में कहाँ गया, आया उससे आपने सिर्फ निकाला या उसमें कुछ डाला भी वापस। और ये रिपोर्ट पाकिस्तान की कल जो लॉन्च हो रही है, इसको हमने फाइंडिंग्स प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी बताई हैं, वो बड़ी पॉजिटिव आई है पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने कहा है कि 2018 तक तो हम 1990 से 2018 तक हम निकाल रहे थे नेचर में से, वापस कुछ नहीं डाल रहे थे। लेकिन 2018 के बाद हमारा फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, और उसकी मेन वजह जो है हमारा केपी का बिलियन ट्री सुनामी है जिसका जिक्र है उसके अंदर, और हमारे मैंग्रोव के साउथ में फॉरेस्ट है। इन्होंने वो नेचुरल कैपिटल में बढ़ाव पैदा किया है जो कि पाकिस्तान के इस वेल्थ को बढ़ा रहा है, और ये पॉजिटिव ट्रेंड है। और उसमें उन्होंने 2 सेक्टर्स का 2018 में की, क्योंकि डाटा था उनके पास, उन्होंने एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ वेटलैंड्स, इनका जिक्र किया कि यहाँ पर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई पढ़ के, क्योंकि यही 2 एरियाज है जहाँ पे हमारी हुकूमत ने एग्रीकल्चर में भी फोकस किया 18 के बाद, और वेटलैंड में जो आपको मैं रिचार्ज पाकिस्तान बता रहा हूँ हमने फोकस किया। तो इंशाल्लाह वो भी हम कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी आपको करने की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने तारीफ़ की है कि जहाँ पे आपने कर ली है। ठीक है। और एक इसमें जो एग्रीकल्चर की तरह अगर अब दोबारा हम आएँ ज़राअत की तरफ, तो मलिक अमीन असलम साहब, एक बहुत बड़ा जो इशू है वो जो पेस्टिसाइड मिसयूज़ है, ये हुकूमत की प्लानिंग में है कि जो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट को ख़तरात होते हैं, उसके लिए भी कोई मनसूबाबंदी है? जी, पेस्टिसाइड का मिसयूज़ भी होता है, फिर पेस्टिसाइड में एडल्ट्रेशन बहुत होती है कि वो फार्मर पैसे भी देता है, ठीक, उस पर कर्जा भी चढ़ जाता है, और उसको दवाई भी 2 नंबर मिलती है, उसका वो मेहनत भी होती है और काम भी नहीं होता। तो वो उसको दूर करने के लिए किसान कार्ड का सिस्टम हमने शुरू किया है, कि जिसमें आपको बगैर सूद के आपको मिल जाएगा क्रेडिट भी, और उसके साथ आप दवाई ले सकेंगे डायरेक्ट फ्रॉम द जो होलसेलर जो आप दवाई बनाता है, ताकि उसमें 2 नंबरी वाला काम ना हो। तो उसका आई थिंक किसानों को बहुत फ़ायदा होगा कि जब वो उनको कीमत भी सस्ती मिलेगी, ज़ीरो इंटरेस्ट पे भी मिलेगी, और चीज़ भी 1 नंबर मिलेगी, तो फिर वो इंशाल्लाह काम भी करेगी। आपको जब आपने बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया था, इसमें हम देख रहे थे कि पाकिस्तान से आपको जो रिस्पांस मिला है आम आवाम का, उसकी वजह आपको क्या दिखती है कि क्यों आवाम ने रिस्पांस किया? शायद इससे पहले उनको ये बताया नहीं गया था। हम शायद महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसने बड़ा उसको रिस्पांस किया, क्योंकि हमने जा बजा देखा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं पौधा लगाते थे तो फिर हम सोशल मीडिया पे भी देखते थे और मुख्तलिफ नेटवर्क्स पे देखते थे कि यूथ और बड़े बूढ़े वो सब पौधा लगा रहे होते थे। इसकी मैसेज बड़ा अच्छा गया, कम्युनिकेट हुआ, क्या क्या उसका मिशन था उसका? देखें, एक तो मैसेज अच्छा था, दूसरा कम्युनिकेटर उसका बहुत अच्छा था। ये मैसेज जा रहा था फ्रॉम अ लीडर जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो यही है कि जब वो बात करते हैं तो पाकिस्तानी उसको ट्रस्ट करते हैं। वो उनको पता है कि ये लीडर वो नहीं है जो धोखा देगा उनको। और इसी वजह से जब इमरान खान साहब ने ये बात की, तो शुरू में लोगों ने कहा कि यार हमारे ने तो अंडर पास बनाने थे, ओवर पास बनाने थे, दरख्त क्या लगाने शुरू कर दिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइज़ हो गया कि ये दरख्त हम अपने फ्यूचर के लिए, और स्पेशली यूथ अपने फ्यूचर, अपने आने वाले नस्लों के लिए लगा रहे हैं, और इसके बगैर पाकिस्तान का चारा नहीं है। पाकिस्तान इसके बगैर तबाही की तरफ चला जाएगा क्लाइमेटिकली। तो इसलिए इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस हुआ है, लोगों ने बड़ा हर जगह पे शिरकत भी की है। और जो आपने बात की कि उसका पॉलिटिकल डिविडेंड भी हमें मिला, कि पॉलिटिकल डिविडेंड ये था कि यूथ जुड़ी हुई है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया में हमेशा ये पॉजिटिव होती थी खबर। जब भी बिलियन ट्री की बात हुई या 10 बिलियन ट्री की बात हुई,
तो सोशल मीडिया ने उसको पॉजिटिवली उठाया, और उसके साथ इसका मतलब ये था कि यूथ पॉजिटिवली इंगेज हो रही है उसके अंदर, और उसका मतलब ये था कि आपको एक पॉलिटिकल डिविडेंड भी उसका मिल रहा है। तो लेकिन ये सारे ऑफशूट्स हैं जो पॉजिटिव हैं। मेन चीज़ ये है कि जब ये ख्वाब देखा गया तो उस वो नेक नीति से ख्वाब था कि ये पाकिस्तान को हमने हमें इसके दरख्त काट के, इसके जंगलात ख़त्म करके, वाइल्ड लाइफ ख़त्म करके अपनी नेमतों को ख़त्म कर रहे हैं हम, इन नेमतों को हमने वापस लेकर आना है। और उसके लिए हमने अच्छा कदम एक उठाया, अल्लाह ताला ने भी उसमें बरकत डाली है, और एक ऐसी लीडरशिप भी थी जो कमिटेड रही है उसके साथ। आखिरी एक दो सवाल मैं आपसे कर लूँ मलिक साहब, हुकूमत से क्या आवाम की बहुत ज़्यादा, आपकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, कि बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद वो फ़ौरन कहते हैं कि जी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, मसाइल हल नहीं हो रहे, और बार बार वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कोई एक बटन नहीं होता कि एक नया पाकिस्तान फ़ौरन बन जाए, आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी लोगों ने, या वो पिछली हुकूमतों से बड़े नाला थे, शायद इस वजह से वो चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो यकदम सब कुछ तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल, ये तवक्कुआत जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अंदर ट्रस्ट है लोगों का, उसके साथ तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोग हिले हुए थे ऐसे लीडरान के जो बातें करके गायब हो जाते थे, और जो बात की और फिर उसके बाद पूछा ही नहीं कि भाई जो मैंने जो कमिटमेंट की थी वो कहाँ गई। तो इधर भी उन्होंने समझा कि यार ये भी उसी किस्म की कोई बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को सब्र करना पड़ा। एक मुश्किल टाइम था, मुश्किल टाइम में से पाकिस्तान अब गुजर गया है, और वो मुश्किल टाइम हमने भी देखा, हमने उसको उसमें से उसके दौरान भी पब्लिक को जाके फेस किया अपने हल्कों में। और प्राइम मिनिस्टर साहब उस ज़माने में भी हमें कहते थे कि ऐसा टाइम भी आ सकता है कि लोग आपके दरवाजे तोड़ दें आके, और वो टाइम भी हमने गुजारा यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि कर्ज़ों का इतना ज़्यादा बोझ था, मकरूज़ मुल्क था, ख़जाना खाली था, कहाँ से आप इतनी जल्दी इसको स्विच ओवर करेंगे। लेकिन अब अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पॉजिटिव डायरेक्शन में चल चुका है, हमारी ग्रोथ पॉजिटिव है, हमारे किसानों को इसका फ़ायदा हो रहा है। एक बहुत बड़ी हमारी किसान कम्युनिटी है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार 10 सालों में इजाफा हुआ, विच शोज़ के यहाँ पर हम अब इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें नौकरियाँ मिल रही हैं लोगों को। ये हमारी ग्रीन डायरेक्शन जो है ये इतनी पॉजिटिव हुई है, इसके ज़रिए लोगों को नौकरियाँ मिली हैं। तो ये एक पूरा एक पैकेज बना, और फिर अल्लाह के फजल से अब हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल चुके हैं। तो जो नया पाकिस्तान इंशाल्लाह हम आपको बना के दिखाएंगे इमरान खान साहब की क़यादत में। और ये नया पाकिस्तान जो है ये लोगों को बेचैनी ज़रूर थी कि वो आज भी मैं सुबह सुन रहा था पीएम साहब कह रहे थे कि मैं अभी कुर्सी पे बैठा नहीं था, लोगों ने कहा जी किधर है नया पाकिस्तान। तो वो नया पाकिस्तान जेब में लेके तो नहीं फिर रहे थे, लेकिन नया पाकिस्तान यही है कि हमने इस मुल्क के फाउंडेशन को ठीक किया है, गलत बुनियादों के ऊपर एक गलत सिमत में तरक्की हो रही थी उसको दुरुस्त किया है। सिमत को दुरुस्त करने में टाइम लगता है, और वो सिमत दुरुस्त करके अब पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान को कोविड जैसे बड़े चैलेंज का सामना करने का हमने एक तरीके के साथ वो सामना किया, और जब बड़े बड़े इकोनॉमी जो है उनके घुटने टिक गए हैं, पाकिस्तान इस कोविड के चैलेंज में से बाहर है, और वो भी सिर्फ एक लीडर की वजह से। हमें याद है वो प्रेशर जब कैबिनेट में भी बड़ी आवाज़ें उठी, और उस बाहर से भी आवाज़ें थी कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दो, सबको बंद कर दो। उस वक्त एक लीडर था जो सिर्फ ये सोच रहा था नेक नीति के साथ कि उस रेडी बान का क्या होगा जिसने शाम को घर पैसे लेके जाने हैं, उस दुकानदार का क्या होगा जिसकी अगर आज दुकान बंद होगी तो शाम को बच्चे खाना नहीं खाएंगे। और वो चूंकि वो नेक नीति के साथ एक सोच थी, तो अल्लाह ताला ने उसमें एक ऐसी बरकत डाली कि पाकिस्तान ने उस तरह के लॉकडाउन भी नहीं किए, और हम इस वबा के मुश्किल टाइम में से बाहर आ गए, और इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन है, इकॉनमी बेहतर जा रही है, और इंशाल्लाह वो नया पाकिस्तान अब सामने नजर आ रहा है। एक थी पीडीएम जिसमें से 2 जमातें निकल गई, अब उन्होंने फिर ये फैसला किया है कि हम जलसे करेंगे और एहतजाज करेंगे। आप अगला सवाल ये करेंगे एक थी 2 जमातें जिनमें से और जमातें निकल गई, वो जमातें निकल गई मलिक साहब। अब वो कह रहे हैं कि अब हम फिर आपको टफ टाइम देंगे, तो आप समझते हैं कि आपके विजन को, आपके एजेंडे को मुतजलजल नहीं कर पाएंगे? ये अगर उस वक्त टफ टाइम नहीं दे सकते जब वो टफ टाइम दे सकते थे, क्योंकि हमें चैलेंजेस का सामना, तो अब तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अब इंशाल्लाह ये हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकेंगे। एनवायरनमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के माहौल के हवाले से अगर हम आइंदा के चंद साल देखें तो आप पाकिस्तान को कहाँ पे देखते हैं? जो इस वक्त एक सूरत हाल है जिससे निमटने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और ज़ाहिर है अवाम भी आपके साथ उस कोशिश में शरीक हैं, यानी इस प्लांटेशन की ड्राइव में। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं?
देखिए पाकिस्तान का माहौल में अभी हमने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। सफाई सुथराई में अभी हमें बहुत, सैनिटेशन हमारी बहुत ख़राब है, लोगों के बिहेवियर चेंज करने हैं। जहाँ जाते हैं गंद करने की आदत है हमें, हर जगह को हम समझते हैं कि सिवाय हमारे अपने जो बैकयार्ड है उसके अलावा बाकी सब कुछ शायद पाकिस्तान नहीं है। हर जगह पाकिस्तान ही है, इसको हमने साफ़ रखना है। इसी तरह सफाई निसफ़ ईमान है हमारे दीन के मुताबिक। हमने पाकिस्तान को ग्रीन भी करना है इंशाल्लाह। 10 अरब का हमने बहुत बड़ा ख्वाब देखा, लेकिन हमें इससे बड़ा ख्वाब देखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। हमारे पास एक क्रेडिबल लीडर है जिसकी दुनिया में पजीराई भी हो रही है। पाकिस्तान की आज रिकग्निशन एक ग्रीन रिकग्निशन बन चुकी है दुनिया में। आप देखेंगे कल जो लीडरान और जो दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स और यूएन के इदारे हैं वो सब तस्दीक करेंगे पाकिस्तान की इस ग्रीन लीडरशिप की। और यही वजह है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी भी मिली है। और इंशाल्लाह अगर हम इस रास्ते पे चलते रहे तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान इस लीडरशिप पे कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम, मुशीर बराए वज़ीर आज़म। क्लाइमेट चेंज पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की एक अहम कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है और बड़ी अहम बातें वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी करनी है। लेकिन मलिक अमीन असलम साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान, जब पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान के अंदर तो वाकई माहौलियात का एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बहुत से दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान माहौलियात के हवाले से बहुत बेहतर पोजीशन में होगा और जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, कोशिश कर रही है, उसे आलमी पजीराई हासिल है। ये मलिक अमीन असलम का कहना था। आज की खुसूसी नशिस्त शारह दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।